हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत अच्छी है। इसमें 15 क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी के प्रश्न होंगे, बाकी गद्यांश काव्यांश के प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हम पेडागोजी से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा या गृह भाषा या मातृभाषा? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। और डेली हमारे चैनल पे क्लासेस चलती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलती है, शाम को 6:45 पे क्लास चलती है। पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, हर एक सब्जेक्ट की वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे द्वितीय भाषा हो जाएगी, ठीक है ना। जो बच्चा होता है वो क्या है होता है, घर में ही मातृभाषा सीख लेता है। द्वितीय क्या होता है, वो अध्यापक की मदद से सीखता है, ठीक है ना। द्वितीय भाषा ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं, या नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं, या नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, या ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है। देखिए, सीटेट में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ऑप्शन को कम से कम 2 बार पढ़ना, और ये प्रैक्टिस आप अभी से कर लो, ठीक है ना। आपके पास बुक है तो उससे प्रैक्टिस कर लो, मेरी वीडियो से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 2 बार कम से कम आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और चारों ऑप्शन को आपको अच्छे से चेक करना है। जल्दबाजी में उत्तर मत देना आप लोग, ठीक है ना। चलिए, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सीटेट एग्जाम को, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? बताइए। रचनात्मक उपागम या आदेशात्मक उपागम या वर्णनात्मक उपागम या जो है संरचनात्मक उपागम? बताइए। बहुत अच्छे। चलिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? यहां पे आदेशात्मक उपागम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? अभिग्रहण, अनुकूलन, मूल्यांकन या समीक्षा? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, और क्वेश्चन को स्पीड में करना अभी से सीख लो, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस आपको नहीं करनी, अभी से यह प्रैक्टिस चाहिए आपको स्पीड में, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलता है और कुछ क्वेश्चन में आप 2 मिनट भी लगा दोगे, ठीक है ना। तो स्पीड बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चों का वहां पे गोला छूट जाता है फिल करने में। कोशिश करना यही कि एक सेशन आप कर लिए, एक सेक्शन आप कर लिए, सपोज आप हिंदी कर लिए तो हिंदी का गोला भर लो, एसएसटी कर लिए तो एसएसटी का गोला भर दो। जो भी सेक्शन आप करते जा रहे हो उसका गोला भरते जाओ, इससे क्या होगा, प्रेशर नहीं होगा, ठीक है ना। जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अनुकूलन। क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक आकलन क्या है? बताइए। योगात्मक आकलन निदानात्मक और उपचारात्मक है, या विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, या विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, या शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सारे के सारे आपके पीवाईक्यू होते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होते हैं। जैसे ये फरवरी 2023 का पेपर है जो ऑनलाइन आपके एग्जाम हुए थे। योगात्मक आकलन बताइए। तो ये आपका जो है शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है योगात्मक आकलन, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग अपना स्कोर डियर जरूर शेयर किया करो, ठीक है ना, ताकि मैं जान सकूं आपकी तैयारी कैसे चल रही है और किस लेवल के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए सब लोग। किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए
अच्छे अंक दिए जाते हैं? समग्र भाषा, रचनावादी या संप्रेषणात्मक या व्यवहारवादी? बताइए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर सही देना कोशिश करना, ठीक है ना। और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे आपका लैंग्वेज में दोनों लैंग्वेज हो गया, आप हिंदी लियो, संस्कृत लियो, इंग्लिश लियो, तो ये आपका स्कोरिंग है भाई। इसमें तो नंबर आपके कम नहीं होने चाहिए। जैसे गद्यांश का अभ्यास आ रहा है तो उसको तो मतलब सही ही करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, समग्र भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, एक्स्ट्रापोलेशन या विश्लेषण? बताइए, 7 का जवाब दीजिए सब लोग। जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? यह कहलाता है डियर बारीकी से पठन। क्या कहलाता है? बारीकी से पठन कहलाता है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं? कौन से कौशल शामिल हैं आपको बताने हैं? पठन और लेखन, श्रवण और वाचन, श्रवण और पठन या वाचन और लेखन? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से कौशल शामिल हैं? तो इसमें आपका वाचन और लेखक हो जाएगा, ठीक है ना, वाचन और लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, प्रथम भाषा वह है जो बच्चे विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं या बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, या औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं या औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रथम भाषा वह है जो बच्चे कहां से अर्जित करते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे ये वाला सही होगा कि बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, वही है प्रथम भाषा, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? बताइए सभी लोग। 10 का जवाब दीजिए। स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, स्वानिकी या वाक्य विन्यास? निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? तो स्वानिकी है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, या विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, या विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं? बताइए, 11 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? तो यहाँ पे विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, ये आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम या व्यवहारवादी उपागम या समग्र भाषा उपागम? निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? तो वो है आपका संप्रेषणात्मक उपागम। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? बताइए सब लोग। पाठ के साथ अंतः क्रिया करना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना, प्रत्येक शब्द को पढ़ना? सभी लोग जवाब दीजिए। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे प्रत्येक शब्द को पढ़ना हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? लचीलेपन का अभाव, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, या एक ही तरीके पर आधारित? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है ये। बाल केंद्रित, जहां पे बाल केंद्रित दिखे टिक कर देना, ये 100% आपका ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? त्रुटि विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, या वाक्य विश्लेषण, या शब्द विश्लेषण? 15 का जवाब दीजिए। गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है त्रुटि विश्लेषण। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये थे आपके हिंदी पेडागॉजी के प्रश्न। अब हम गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करेंगे। देखिए गद्यांश थोड़ा सा बड़ा है। देखिए इसको करने का जो सही तरीका होता है, सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है ना। प्रश्न, जैसे यहां पे प्रश्न पूछ रहा है कि नेस्तानाबूद शब्द किस भाषा का है? नेस्तानाबूद शब्द किस भाषा का है? फिर आपको यहां पे इसको पढ़ना है। ये पढ़िए अच्छे से। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हो, फटाफट चढ़िए। देखिए 5 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, 5 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन तो उसमें व्याकरण का रहेगा, वो आपको गद्यांश से नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बाकी 3 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे जो उत्तर हैं वो आपको गद्यांश में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे पूछा है नेस्तानाबूद शब्द किस भाषा का है, तो ये तो भाई इसका उत्तर तो आपको गद्यांश में नहीं देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया ग्रामर का प्रश्न, व्याकरण का, ठीक है ना। तो ये ग्रामर पढ़े होंगे, हालांकि आपको ग्रामर पे फोकस भी नहीं करना है कि ग्रामर पढ़ना शुरू कर दो आप लोग 2 क्वेश्चन के लिए, ये गलती मत करना। आप पैसेज पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, गद्यांश काव्यांश की, और हिंदी पेडागॉजी की प्रैक्टिस कर लो, ये तो सही ही हो जाएंगे। तो नेस्तानाबूद शब्द जो है किस भाषा का है? ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ पे दूसरा है, अमीर गरीब में कौन सा समास है? ये भी आपको अपने से ही करना है, इसका उत्तर भी आपको नहीं मिलेगा इसमें। तो अमीर गरीब बिल्कुल सरल प्रश्न है, इससे सरल प्रश्न तो पूरी क्लास में नहीं देखने को मिलेगा। जिसमें जो है दोनों पद प्रधान हो, योजक चिन्ह लगा हो, तो वो आपका द्वंद्व समास हो, जैसे माता पिता, रात दिन, अमीर गरीब, भाई बहन, ठीक है ना। चलिए अब बाकी प्रश्न जो हैं, जैसे ये भी आपका ग्रामर ही है। अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत शब्द क्या है? अकूत शब्द, अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत शब्द क्या है? ये भी आपका व्याकरण ही है, विशेषण है इसमें, ठीक है ना। 3 प्रश्न हो गए। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, निरीह का पर्याय क्या है? निरीह का पर्याय, ये भी व्याकरण है आपका, सारे व्याकरण ही दे दिया आज के गद्यांश में। तो निरीह का पर्याय होता है बेचारा। क्या होता है? बेचारा होता है। निरीह आपको यही इस पैसेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखिए, अगर आपको जो है प्रैक्टिस करनी है दोबारा, तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम एजुकेशन विद साहिल। अब ये प्रश्न जैसे है, डार्विन का विचार की जीवन का एक लगातार संघर्ष है, किसके बीच? डार्विन का विचार की जीवन का एक लगातार संघर्ष है, इसका उत्तर आपको ये गद्यांश में देखने को मिलेगा। चलिए अब उत्तर ढूंढिए आप लोग। ये दिखा दिया मैंने पैसेज, और प्रश्न भी दिखा दिया आपको, फटाफट सॉल्व करिए इसे आप। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक भी कर दो सभी लोग। डार्विन का विचार कि जीवन का एक लगातार संघर्ष है, किसके बीच? बताइए सब लोग। पहली ही लाइन आप पढ़ रहे हो ना, ये कि डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है जीव और प्रकृति के बीच, है ना। उत्तर मिल गया ना, ज्यादा परेशान भी नहीं हुए आप लोग। जीव और प्रकृति के बीच, ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है। इससे सरल प्रश्न आपको कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है भाई, 4 फरवरी 2023 का पेपर है ये। चलिए अगला प्रश्न क्या है, डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है या पक्ष में है? ना पक्ष में है ना विरुद्ध में, या समतुल्य है? तो इसका भी उत्तर आपको इसी में देखने को मिलेगा। डार्विन का विचार ईसाई मत के अनुसार क्या था? बताइए, ये क्वेश्चन रहा आपका। बताइए सब लोग, फटाफट जवाब दीजिए। डार्विन का विचार ईसाई के मत क्या था?
बहुत अच्छे। तो डार्विन का जो विचार था वो ईसाई मत के जो है विरुद्ध था, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आप लोग लाइन ढूंढे होंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे उत्तर था आपका, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए क्या है? अकूत खजाना है या क्या है, बताइए। ये ऑप्शन देख लीजिए और ये पैसेज आपका रहा। चलिए, उत्तर दीजिए सब लोग, फटाफट जवाब दीजिए। नहीं दिख रहा है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, 360 पे करके देखना। और 5G फोन है तो आप 1080 पे भी करके देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा। डाटा की प्रॉब्लम अगर आपको नहीं है तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हो। बताइए, वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए क्या है? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हो, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। और खासकर गद्यांश सभी का सही होना चाहिए और काव्यांश भी सभी का सही होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग ये वाली लाइन देखेंगे, संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों में सौंप दिया गया है कि एक ऐसा अकूत खजाना है, ठीक है ना। अकूत खजाना है, एक ऐसा अकूत खजाना है, ये एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है, ये वाला, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है? बताइए, कौन सी धारणा सही नहीं है? बताइए भाई सब लोग, कौन सी नहीं सही है? ये वाला चौथा ऑप्शन, वह मनुष्य से सतत संघर्षरत है, ठीक है ना। चलिए, सारे उत्तर आपको इसी में से मिलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम्भ ने क्या किया? वो जो है दो महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है, ठीक है ना। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पे उत्तर है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका काव्यांश आ गया। काव्यांश थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िए आप लोग काव्यांश को। ये पहले प्रश्न देख लीजिए आप लोग। तो पहले ये व्याकरण का है तो आपको काव्यांश पढ़ाना ही नहीं है। अंतरमान में कौन सी संधि है? बताइए, अंतरमान में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि होगी, ठीक है ना। अंतरः धन मनः, इसका विग्रह होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गर्जन तर्जन में कौन सा समास है? तो इसमें भी आपको काव्यांश नहीं देखना है, द्वंद्व समास है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, धूप हवा और नमी प्रतीक है किसका? धूप हवा और नमी प्रतीक है किसका? आंधी तूफान की, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, वर्षा बाढ़ की, या प्राकृतिक आपदाओं की? बताइए, धूप हवा और नमी जो है प्रतीक है किसका? बताइए सब लोग, फटाफट जवाब दीजिए। ये जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रतीक है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, कविता में बीज प्रतीक है किसका? संघर्ष का, साहस का, स्त्री की अदम्य जिजीविसा और उत्पादकता का, या डर का? बताइए, कविता में बीज प्रतीक है किसका? मैं थोड़ा सा जूम कम किए दे रहा हूं, अगर आपको दिखे तो आप बताइए सब लोग। चलिए, ताकि आप अपने से प्रैक्टिस करो। बताइए, कविता में बीज प्रतीक है किसका? संघर्ष का प्रतीक है ये, ठीक है ना, संघर्ष का। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ, पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचक है किसका? देखिए, मैं इसका उत्तर आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप पीडीएफ से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। माँ का बेटी के प्रति आश्वस्ति, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे,
कि यहाँ पे प्रस्तुत जो कविता है ये समाज का बेटियों के प्रति उपेक्षा की कहानी है, या समाज का बेटियों के प्रति स्नेह को दर्शाती है, या समाज का बेटियों के प्रति तिरस्कार की बात करती है, या समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार को जो है उपजती है। बताइए, उपजी है। पढ़िए, इसका उत्तर जवाब दीजिए सब लोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ये कविता मतलब किसके बारे में है? तो ये जो कविता है डियर, ये जो है समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और जो है तिरस्कार से उपजी है। ठीक है ना। चलिए, तो ये थे आपके जो है हिंदी लैंग्वेज के टॉप 30 क्वेश्चन डियर। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। अगर आप 12-13 से ज्यादा प्रश्न कर पा रहे हो तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत अच्छी है, आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे। ठीक है ना। और 20+ स्कोर आपको करना है, कोशिश करना कि 25+ हो जाए हिंदी पेडागोजी अगर आपका सही हो गया तो। ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी आज की जरूर बताना। बाकी और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम दोपहर में 2:30 बजे वाली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।